हेलो एवरीबॉडी। मेरा एक मैसेज आप सभी के लिए जिनके दिमाग में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्दो आप सभी को इनके सॉल्यूशंस पता है, लेकिन आपको चाहिए होता है कि कोई दूसरा आके मुझे वो चीज़ बता दे और वो चीज़ वैलिडेट हो जाए और फिर मैं चीज़ों को करने लगूँ। लेकिन ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। हमें अंदर से ही चीज़ें आनी चाहिए, हमें अंदर से ही इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमें वो काम करना है। तो कुछ ये सवाल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट, ईएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, जेई 2024 प्री ऑल टुगेदर, सबको एक साथ कैसे लेके चलूँ मैं। अगर मैं इसकी तैयारी करता हूँ तो ये छूट जाता है, उसकी करता हूँ तो ये छूट जाता है। तो कैसे करें सबकी तैयारी एक साथ। मन नहीं लगता पढ़ाई में, बहुत बड़ा सवाल। आपके सामने कोर्सेज़ रख दिए गए हैं, आपके पास सभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कुछ 3-4 साल पहले चले जाओ तो ना रिसोर्सेज अवेलेबल थी। इस टाइम पे तो टेलीग्राम पर इतने हर एक टीचर के नोट्स आपको मिल जाते हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है यूट्यूब पर सभी लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं अगर आप ढूंढना चाहो तो। लेकिन फिर भी ये चीज़, जब सब रिसोर्स मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ये सवाल दिमाग में आते हैं कि मन नहीं लगता पढ़ाई में। डिप्रेशन कैसे दूर करें, ये बिल्कुल रियल सिनेरियो है। दूसरा ये भी है कि डिप्रेशन नहीं भी होता है तो आसपास का एनवायरनमेंट देख के हम समझने लगते हैं कि हम भी डिप्रेशन में हैं। ये एक मेडिकल स्टेट होती है, ये बहुत बाद की चीज़ होती है, लेकिन कई बार हम अपने आप को खुद से भी इतना कमज़ोर बना लेते हैं कि हम ऐसे सोचने लगते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। ऑल्दो काफ़ी लोगों के साथ होती होगी ऐसी स्टेज जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं इन सब सवालों के कुछ सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करूँगा। लक ख़राब है, इतने साल हो गए सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या करें। लक के ऊपर भी हम डालते हैं चीज़ें, और हाँ, लक पर चीज़ें आती हैं। एक एक करके मैं इन सवालों के जवाब दूंगा आपको। अलग अलग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, हो गया। मेरी थ्योरी वीक है या फिर मेरी न्यूमेरिकल वीक है। अगर न्यूमेरिकल नहीं थ्योरी आ जाए तो सिलेक्शन हो जाए, अगर थ्योरी नहीं न्यूमेरिकल आ जाए तो सिलेक्शन हो जाए। मेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, मेरे एनवायरनमेंट ख़राब है, कोई सपोर्ट नहीं करता, कैसे होगा सिलेक्शन। एनवायरनमेंट की भी जिम्मेदारी होती है, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड होती हैं सब चीज़ें। अल्टीमेटली सिलेक्शन चाहिए होता है आपको। ये सब चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं। 1 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, सिली मिस्टेक की वजह से रह गया, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव ज़्यादा हो गए, पॉजिटिव कम रह गए, ठीक है, नहीं तो हो जाता सिलेक्शन। ये कुछ सवाल हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सवाल सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में चलते होंगे। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेरा टेक क्या है इन पर, और इन सब सवालों के लिए मैंने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है आप लोगों के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। उससे पहले आपको आज का मैं जो टास्क है वो बता देता हूँ। मैंने थंबनेल पर मेंशन किया हुआ है कि ये जो टास्क है ये हर एक बच्चे के लिए है जो टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि अब के टाइम पे जो एग्ज़ाम्स हैं वो फैक्चुअल कम होके कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हो चुके हैं। ऑल्दो फैक्ट्स पूछे जाते हैं, लेकिन वो सब पीवाईक्यू में से ही पूछे जाते हैं लगभग। तो पीवाईक्यू आपने सबने किए होते हैं तो फैक्चुअल आप कर लेते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, नए नए बन के आते हैं, या फिर थ्योरी में भी स्टेटमेंट जो घुमा दी जाती है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप वो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को देखते ही पता लगा लोगे कि वो गलत है या सही है। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली तो पढ़ना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो मैंने थंबनेल पर भी मेंशन किया हुआ है, मैं यहाँ पर भी सामने बताता भी हूँ और लिखा भी हुआ है कि ये प्रोग्राम एसएससी जेई मेंस के लिए भी है, ईएससी 2024 के लिए भी है, और हर एक जेई एग्ज़ाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके अंदर टेक्निकल पूछा जा रहा है, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये वैलिड है। एसएससी जेई मेंस के लिए मैंने इसको स्टार्ट किया था, बाकी हर एक चीज़ के ऊपर ये वैलिडेट है, ये वर्क करेगा और आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो पिछले 4 दिन आपके जा चुके हैं, आई होप आपने वो 4 दिन को सीरियसली पढ़ाई करी होगी। आप अगर कंपेयर करोगे अपने पिछले दिनों को और इन पिछले 4 दिन में अगर आपने टास्क किया है तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके सिटिंग आवर्स कितने बढ़ चुके हैं। एटलीस्ट इफेक्टिविटी आपकी पढ़ाई में आ रही है। आपको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने के बाद एटलीस्ट इतना तो महसूस होता है कि ये 2-3 चैप्टर तो मैंने अच्छे से कर लिए। इनके पीवाईक्यू मैं कब से सोच रहा था, कब से मैंने पीवाईक्यू खरीद के रखी है, आज तक पीवाईक्यू मैंने ख़त्म नहीं करी। तो कम से कम एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं पीवाईक्यू तो ख़त्म कर रहा हूँ। सिस्टमेटिक वे में मैं सोच रहा था कि कभी रिवीजन कर लूँ, कभी ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है तो ये चैप्टर मैं पढ़ लूँ। अब कम से कम एक अथॉरिटी है, मैं
मान रहा हूँ कि आप जितना डेडिकेट होंगे, जितना आप सबमिट कर दोगे अपने आप को इन टास्क के लिए, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आप ये सोचोगे कि मैं इन टास्क से बड़ा हूँ, मैं क्यों मानूँ इन टास्क को, कोई बात नहीं। लेकिन जो मानेगा कि हाँ ये टास्क इस तरह से है कि ये पत्थर की लकीर है, कि अगर ये टास्क मिल गया तो मुझे सुबह से शाम तक करना ही है, ज़मीन आसमान जो भी हो जाए, टूट जाए फट जाए, लेकिन ये मुझे करना है। जो इस तरह से लेके चलेगा इसको सीरियसली, एक जैसे बच्चे को कोई चीज़ बोल देते हैं, वो फिर लग जाता है सुबह से शाम तक उस काम को करने के लिए, अगर वो उसके इंटरेस्ट का है। या फिर एक आर्मी पर्सन को कोई मिशन मिल जाता है तो वो मिशन को कंप्लीट करने के लिए सुबह से शाम तक दिन रात एक कर देता है। अगर आप इन टास्क को इस तरह से ले रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आप इन टास्क को कैजुअली ले रहे हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप डेली टाइम टेबल बनाते हो और उस टाइम टेबल को शुरू करते हो और 1 घंटे बाद ही आपको महसूस होने लगता है कि यार ये टाइम टेबल तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ और कर लेते हैं। बिल्कुल ही ऐसा ही है। यहाँ पर मैं अथॉरिटी लेके मैं कह रहा हूँ कि आपको ये करना है टास्क। ये मेरी अथॉरिटी अपने आप नहीं आ गई, ये अथॉरिटी आपको खुद से मुझे देनी पड़ेगी। ये अथॉरिटी जब आप मुझे दोगे तब आपको फ़ायदा होगा। आप अपने आप को न्योछावर करोगे कि हाँ, कि आप हमें टास्क दो, हम करेंगे कंप्लीट। और किसके लिए करोगे? अपने खुद के लिए करोगे। आपका सिलेक्शन सिलेक्शन होगा, आपका होगा। तो मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर ली है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए मुझे आपको टास्क देने हैं। अगर आप इस सब को सीरियसली लोगे तो सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं, आपका कोर्स कंप्लीट होने के चांसेस हैं। नहीं तो एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे, तीसरे दिन आपको महसूस होगा कि करना क्या है, चौथे दिन महसूस होगा कि सिलेबस इतना बड़ा है, इस साल तो नहीं होगा, अगले साल की तैयारी करेंगे। और जब दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, कोई डेडलाइन नहीं होती आप लोगों के पास, तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। कब तक? जब तक एग्ज़ाम 1-2 महीने पहले नहीं आ 1-2 महीने तक 1-2 महीने पास नहीं पहुंच जाता। तो सीरियसली लो इन टास्क को, डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। आपकी सिटिंग आवर्स भी बढ़ेंगे और इफेक्टिव स्टडी भी बढ़ेगी। तो आज का टास्क आपका ये है। बाकी जो मैंने आपको आपके सामने क्वेश्चंस रखे थे जो कि आपके खुद के क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चों के साथ ये क्वेश्चन ज़रूर आए होंगे दिमाग में और आते रहते होंगे। तो इनका मैं कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। आज का टास्क आपका क्या है? पिछले 4 दिन में आपने हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर किया है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर किया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अच्छे से पढ़े हैं ये चैप्टर। तो अब आती है बात रिवीजन की। बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। आपने एक चैप्टर पढ़ा, 1 महीने तक उसको देखा भी नहीं, तो वो चैप्टर बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जैसे आपने नहीं पढ़ा उसको। तो आज आपको रिवीजन डे है आपका। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंड लीनियर मेजरमेंट, चैन सर्वे आ जाएगा इसमें। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, एसएफडी एंड बीएमडी, ट्रस, सीमेंट, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, कनेक्शन, क्वालिटी ऑफ वाटर, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ आरसीसी, जो मैंने कल आपको काम दिया था। आपको इन सभी के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो हैंड बुक से इनके फॉर्मूलेस देखने हैं। और तीसरा, आपको हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। ये ईएससी पीवाईक्यू भी हो सकते हैं। ये वाईसीटी होंगे तो वाईसीटी के करीब 30 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे हर एक चैप्टर के। और अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए तो आप एसएससी जेई के पीवाईक्यू कर सकते हो। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो गेट के पीवाईक्यू हो सकते हैं। अब ये मत सोचना कि गेट में कोई एक चैप्टर बहुत कम पूछा जाता है तो मैं इसको क्यों पढूं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। फिर भी आपको लगे कि ये कोर्स से बाहर है तो वो चैप्टर छोड़ दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि अलग से कोई स्ट्रेटेजी बन के आएगी गेट की, और गेट की नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए होगी, अगर आपको ये लगता है, ये समझो कि इस टाइम पे ये एरा ऐसा है कि कोई किसी की मदद कर दे बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसी को रास्ता दिखा दे, छोटा सा हिंट दे दे, उसको भी हमें अडॉप्ट करना होता है। और मैं तो आपको गाइड कर रहा हूँ, सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं तो डेली आपको काम दे रहा हूँ कि हाँ ये काम करो। और आप अभी भी ये सब काम नहीं कर रहे हो तो फिर से कोई एक अलग से चांस नहीं मिलने वाला है आपको कि फिर से कभी ये शुरुआत से वीडियो बने और आप काम करो। टैग लाइन ही ये है चैनल की कि मैं 1% साथ दे सकता हूँ आपको, या फिर ये जो मेरा साथ है वो आपकी सक्सेस का 1% है। शायद ये 1% भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। 99% काम आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो आपके लिए कोई 100% दे दे और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जान तो आपको लगानी पड़ेगी। हाँ, आप किस साइड जाओगे
उसमें दिक्कत है। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, आप अपना 100% भी दे रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस मिले आपको। मैं इन रास्तों से गुजर चुका हूँ, मैं ये फेलियर्स देख चुका हूँ, मुझे पता है किस तरह से होता है सिलेक्शन, किस तरह से पढ़ना होता है। हिट एंड ट्रायल मैंने अपनी लाइफ में खुद से करके देखे हैं। आप हिट एंड ट्रायल करने चलोगे तो आपके इसी तरह से इतने सारे साल वेस्ट हो जाएंगे या होते आ रहे होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब डायरेक्शन में जाके खुद से नहीं सीखना है। इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है कि खुद से एक्सपीरियंस ले के सीखो। मैं बता रहा हूँ ये है रास्ता, इस साइड जाना है, इस साइड लगाओ 100%। रास्ता दिखाने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो इसमें आप क्या, भगवान क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता फिर। तो जो मैं टास्क दे रहा हूँ उनको कंप्लीट करो। टास्क से नहीं करना है तो खुद से बैठ जाओ पढ़ने, खुद से अपने टास्क बनाओ, खुद से टास्क कंप्लीट करो। अल्टीमेटली पढ़ना ही सॉल्यूशन है। तो ये आपका टास्क है आज का डे 5 का, जो कि आपको कंप्लीट करना है। हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन, अगर ईएससी के कर रहे हो गेट के भी 10 क्वेश्चन कर लेना, वाईसीटी के 30 क्वेश्चन। गेट के एसएससी जेई मेंस वाले बच्चों को नहीं करने हैं, ईएससी पीवाईक्यू करने हैं एसएससी जेई मेंस वालों को। ईएससी वालों को ईएससी के पीवाईक्यू कर सकते हो, गेट वाले भी कर सकते हो, बराबर सही चलता है। हाँ, अगर जो आप गेट के क्वेश्चन करोगे ईएससी पीवाईक्यू वाले तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। वाईसीटी के 30-30 क्वेश्चन करने हैं आपको, और जो एसएससी जेई का प्री की तैयारी कर रहे हैं वो 2024 की, तो प्री के भी क्वेश्चन कर सकते हो। कहाँ से करने हैं? लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ करने हैं। अगर कर चुके होंगे तो वो वाले क्वेश्चन करना जिसमें दिक्कत आई थी, जो स्टार मार्क होंगे, या फिर वो कर चुके होंगे तो दूसरे 10 क्वेश्चन कर लेना। बहुत क्वेश्चन है करने के लिए। तो ये तो था आपका आज का टास्क। अब बात करते हैं इन सब क्वेश्चंस की। ऑल्दो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है। इफ़ेक्टिव स्टडी और कंसिस्टेंट स्टडी। इफ़ेक्टिव और कंसिस्टेंट, सिर्फ ये नहीं है कि कंसिस्टेंट स्टडी मतलब 1 महीना पढ़ा आपने, ठीक है, 10-10 घंटे भी पढ़ा डेली, लेकिन आप अगर ये नहीं बता सकते इस 10 घंटे में मैंने क्या सीखा, आज सुबह से लेकर शाम तक क्या सीखा, तो वो इफेक्टिव में मत काउंट करना। वो तो बस ऐसी चीज़ हो गई कि आपने सुबह उठा के किताब उठा के बैठे और उसके बाद बीच में घूमने चले गए, खाना खा लिया, बैठ गए वापस से, कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, सो गए, और उन सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक आपने 18 घंटे काउंट कर लिया कि मैं तो डेली 18 घंटे पढ़ रहा था, 1 साल तक पढ़ रहा था, भगवान मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। भगवान को दोष दे रहे हो कि मैं तो 18-18 घंटे पढ़ा, मेरा क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता। पहली बात तो आप दोष किसी के ऊपर डाल ही नहीं सकते। अगर आप फेलियर हो तो आप अपनी वजह से हो। जब तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक सोचोगे कि आपकी फेलियर का कारण दूसरा है कोई, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल तभी तो होगे जब, अगर आप दूसरे के ऊपर ही सोचते रहोगे कि ये मेरे फेलियर का कारण है, तो उसको थोड़ी ना बदल सकते हो आप तो अपने आप को बदलोगे ना। तो पहले इस चीज़ को शिफ्ट करो, अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो कि मैं हूँ अपनी फेलियर का कारण। ये एनवायरनमेंट, ये डिप्रेशन, ये सब नहीं है, मैं खुद हूँ। अगर जिस दिन आप ये कमांड अपने हाथ में लोगे कि मेरे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, उस दिन आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे उसी दिन से। जैसे सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ कैसे करें, काउंटर क्वेश्चन खुद से करो चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलो सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। जो ये सवाल पूछ रहा है, और ये सवाल 15-20 दिन से पूछ रहा है, मेरे से नहीं अपने आप से पूछ रहा है, ठीक है, 15-20 दिन से पूछ रहा है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि ये 15-20 दिन आपने किस चीज़ की तैयारी करी? कि आपने सिर्फ गेट पढ़ लिया, या सिर्फ यूपीपीएससी पढ़ लिया, या सिर्फ 2024 प्री का पढ़ लिया? आप ये देखो कि इतनी रीजनिंग आप कर सकते हो कि चलो अब मैं सब सब नहीं पढ़ पा रहा था, कम से कम मैंने कुछ तो पढ़ाई करी कि मैंने गेट के ही क्वेश्चन कर लिए। अगर आप एटलीस्ट इतना आपने किया पिछले 15-20 दिन में, मतलब आप सही रास्ते पे चल चुके हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे तो एक आंसर मिलेगा, एक बहुत बढ़िया क्लोजर मिलेगा, कि कोई आके मुझे यही बता देगा, कि एक राज खोल देगा मेरे सामने कि इन सबको किस तरह से लेके चलना है, तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, तो आपको कोई कुछ बता भी देगा ना, तब भी आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो अगर पढ़ना होता है किसी को, तो वो पढ़ना स्टार्ट करता है, आप वो एक तरह से रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देता है। फिर भी पूछता रहता है अपने आप से कि किस तरह से कर सकता हूँ मैं कि सब चीज़ें एक साथ हो जाए, लेकिन वो उस रास्ते पे चलते चलते वो पूछता रहता है अपने आप से। क्योंकि अल्टीमेटली तो ये है ना कि अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो रास्ते पे तो चल चुके हो। इतना तो आपको आइडिया है कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ एक दिन, और मैं पढ़ रहा हूँ उसी दिन, तो मैं जिस दिन पढ़ रहा हूँगा तो भले ही मेरे पास कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन हाँ मैं पहुँच जाऊँगा उस जगह पर। तो पहली चीज़ तो अपना मेंटेलिटी थोड़ी चेंज करो कि पहले इस चीज़ पे आओ
कि अल्टीमेटली चीज़ें जो आपके ये सवाल हैं उनके पीछे का सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि आपकी पढ़ाई। ये ज़रूर आता होगा आपके दिमाग में कि जिस दिन आप गेट के क्वेश्चन करने चलते होंगे, आपको महसूस होता होगा कि यार ईएससी भी तो निकालना है या एसएससी भी तो निकालना है, सिर्फ गेट के क्वेश्चन से क्या होगा? गेट में तो रैंक भी ज़्यादा चाहिए, मतलब बहुत कम चाहिए होती है सिलेक्शन के लिए, तो मैं गेट क्यों करूँ? तो गेट नहीं कर रहे तो फिर ईएससी तो स्टार्ट करो कम से कम, या एसएससी तो स्टार्ट करो, कुछ तो करो स्टार्ट। जिस दिन आपकी ये अप्रोच हो जाएगी उस दिन आप सक्सेस के रास्ते पे चल चुके हो। बाकी अगर आपको एक 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 सॉल्यूशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, ये जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ डेली, मेरे भी टास्क छोड़ो, मेरे टास्क तो इसलिए है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप सिलेबस देख के, इतना बड़ा सिलेबस देख के डर चुके हो कि ये सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो मैं आपकी एंग्जाइटी को दूर कर रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सिलेबस नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये पार्ट देखना है सिलेबस का, टास्क 1। ये सिलेबस को भूल जाओ, ये है आपका सिलेबस, ये टास्क 1। एक दिन का सिलेबस इतना है, एक दिन का सिलेबस तो कंप्लीट करो। दूसरे दिन का सिलेबस इतना है, इसको तो कंप्लीट करो। पूरे 100 दिन के सिलेबस को क्यों देख रहे हो? पूरे 200 दिन के सिलेबस को क्यों देख रहे हो? 200 दिन के सिलेबस को देखोगे तो बिल्कुल डर जाओगे, नहीं कर पाओगे चीज़ें। खुद से भी देखोगे या तो खुद से डिज़ाइन करो उसको। खुद से जब हम डिज़ाइन करते हैं तो खुद के ऊपर अथॉरिटी नहीं होती। एक ये चीज़ होती है, हमने खुद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ा होता है कि चल यार आज नहीं करता हूँ, और एक बार आपने वो छोड़ दिया उसके बाद आप फिर से नहीं आ पाते हो ट्रैक पे। यहाँ पे अगर आप मुझे अथॉरिटी देते हो कि हम आपके हिसाब से चलेंगे, आप हमें टास्क दो, तो यहाँ पर अगर आप जितनी मुझे अथॉरिटी दोगे अपने टास्क के लिए उतना ही आप सक्सेसफुल बनोगे, क्योंकि उसमें आपको ये होगा कि नहीं यार टास्क तो कंप्लीट करना है, टास्क कैसे छूट गया मुझसे, ये वाली चीज़। तो सॉल्यूशन क्या है? पढ़ाई। सॉल्यूशन क्या है? कंसिस्टेंट स्टडी। सिर्फ कंसिस्टेंट स्टडी नहीं, इफेक्टिव स्टडी। इफेक्टिव स्टडी कैसे होगी? जब आपको पता होगा कि हर दिन आपने क्या पढ़ा है। अगर मैं टास्क में आपको दे रहा हूँ कि 3 टास्क आपको करने हैं, इनके पीवाईक्यू करने हैं ईएससी के, इनके वाईसीटी एई के पीवाईक्यू करने हैं, तो वो करने हैं, कुछ भी हो जाए वो करने ही हैं। अगर आपने वो तीनों कर लिए तो पहली बात तो ये तीनों करने करने में आपका पूरा दिन निकल जाएगा। अब इसमें ये मत सोचना कि एक सब्जेक्ट करने में ही मेरा पूरा दिन निकल गया, आधा दिन निकल गया, नहीं, वो दिन निकल रहा है ये अच्छी बात है। पहले तो दिन आपका वीडियो देखने में निकल रहा था ना, पहले तो दिन आपका इधर उधर की चीज़ें सोचने में निकल रहा था। अब आपका अगर जो दिन पढ़ने में निकल रहा है तो ये अच्छी बात है, ये गुड सिम्टम्स हैं। तो चलो फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि सबकी तैयारी एक साथ कैसे करनी है। सब में कॉमन एक चीज़ है जो कि आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, जो आपकी कोर चीज़ है। अपने कोर पे वर्क करना स्टार्ट करो। आपका कोर है सिविल इंजीनियरिंग, आपका कोर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका कोर है जो भी आपकी ब्रांच है या फिर डिप्लोमा आपने किया है, वो आपका कोर है, वो आपको सक्सेस दिलाएगा। उस पे वर्क करना स्टार्ट करो। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को देख रहे हो, तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। जैसे मैंने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को देखा, ठीक है, फैक्ट्स रटने की कोशिश की, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअली जब से देखना स्टार्ट किया तो ऐसा होता है कि अभी भी मैं अगर जो कोई भी पेपर देने जाऊँ, चाहे मैं गेट का पेपर देने जाऊँ, चाहे मैं ईएससी का पेपर देने जाऊँ, एक मिनिमम मार्क्स में स्कोर कर लूँगा। वो इसलिए कर लूँगा क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट मैंने बनाए हैं इतने सालों में मेहनत कर करके। मैं फैक्ट्स भले ही भूल जाता हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलता हूँ। कॉन्सेप्ट एक आधा भूल गया लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें याद रहती हैं, उसकी वजह से एक मिनिमम मार्क्स स्कोर कर लेता हूँ। तो कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा। तो मैं जो आपको टास्क दे रहा हूँ उनको कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। वो सारे टास्क जो मैं आपको दे रहा हूँ वो सब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ही हैं। उनमें से फैक्ट्स उतने नहीं पूछे जाते जितने कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो उन पे वर्क करो, उनको नोट से पढ़ो, उनको वीडियोस से देखो, जो आपको जहाँ से पढ़ना है, जिस भी टीचर से पढ़ना है उससे पढ़ो। बात ये नहीं है कि किस टीचर से आपको पढ़ना है, आपको किस टीचर का समझ में आता है बहुत अच्छे से, आप किस टीचर से बहुत पहले से पढ़ रहे हो। सब टीचर बहुत अच्छे हैं, कोई भी टीचर ऐसे बेकार नहीं है। आपको किसी टीचर का से कनेक्ट हो पाते हो, आपको किसी टीचर का बहुत अच्छा लगता है तो उससे पढ़ लो। अल्टीमेटली पढ़ना है, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, अल्टीमेटली आपको सारे पीवाईक्यू करने हैं, खुद से प्रैक्टिस करने हैं, फिर मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो अगर आपको इन सब को लेके चलना है तो कॉन्सेप्चुअली देखो चीज़ों को, कॉन्सेप्चुअली चैप्टर्स को ख़त्म करना स्टार्ट करो। इनके अलावा जैसे यूपीपीएससी ए की बात करें, इसके अंदर हिंदी भी आएगा और इसके अंदर जीके भी आएगा। गेट के अंदर मैथ भी आएगा, गेट के अंदर एप्टीट्यूड भी आएगा, ठीक है। और आपका एसएससी जेई में जीएस आएगा, यहाँ पे रीजनिंग भी आएगा, ठीक है। तो अगर ये अलग अलग चीज़ें हैं तो इनमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लो। जैसे हिंदी अगर आधे घंटे भी डेली पढ़ लोगे तब भी, जब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा तब तक पूरी हिंदी ख़त्म कर दोगे आप।
आपको आपके जो ये दिक्कतें आती हैं ना कि यार हिंदी में नंबर कम रह गए, मैं खुद ये सवाल खुद से पूछता था कि अगर जो हिंदी में मेरे नंबर आ जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मेरे इस बार 500 नंबर आए थे रिटर्न में, और 64 मेरे इंटरव्यू में थे। शायद 573 आसपास कट ऑफ गई थी जनरल की। खुद से मैं क्या बोल रहा था कि यार हिंदी और पढ़ लेता। तो हिंदी किसने नहीं पढ़ी? वो मैंने ही तो नहीं पढ़ी। कौन इसका जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदार हिंदी थोड़ी ना है, इसकी जिम्मेदार तो मैं हूँ ना। कि हिंदी सिलेबस बताया था ना नोटिफिकेशन में, मैंने तो नहीं पढ़ा ना। तो वही बात है, अगर हिंदी डेली आधा आधा घंटा भी पढ़ लोगे, अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, हिंदी के मास्टर बन जाओगे आप सिर्फ आधा घंटा पढ़ने से भी। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हिंदी की वजह से सिलेक्शन रुक गया। आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, आप ढूंढ रहे हो कि कैसे तैयारी स्टार्ट करूं, कैसे तैयारी। आप करो ना स्टार्ट। मैं बता रहा हूँ, हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की वो खरीद लो, वाइट कलर से की आती है, उसको शुरू से आखिर तक बिल्कुल रट लो। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करो, आधा घंटा पढ़ लो। जीके है, कोई भी नोट्स उठा लो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के जैसे सौरभ पांडे सर के मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं। आपके पास कोई भी किताब हो, लूसेंट हो, कोई भी हो, स्टार्ट करो, बार बार उसकी रिपीटेशन में ख़त्म करो, रट जाएंगी चीज़ें। अगर उससे फिर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर कोई बच्चा भी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। करो तो एक सोर्स तो ख़त्म करो। रीजनिंग, पीवाईक्यूज इतने प्रोवाइडेड हैं आपके पास, एसएससी सीजीएल के, एसएससी जेई के, उनको करना स्टार्ट करो। करोगे, डेली कर लोगे, आधा आधा। सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ के अगर जो आपके अलग से सब्जेक्ट हैं उनको आधा आधा घंटा भी दे दोगे, तब भी चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपके लिए। तो ये सब बहाने हैं कि सबकी तैयारी एक साथ कैसे होती है। सब में सबसे बड़ा कॉमन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग है। उन सब की तैयारी एक साथ होगी, बस चेंज इतना रहेगा कि पीवाईक्यू जो आप एग्ज़ाम की कर रहे हो उसके पीवाईक्यू कर लेना। अगर आप कॉन्सेप्चुअली आपने सारी चीज़ें पढ़ ली तो गेट के पीवाईक्यू कर लेना, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप ईएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ईएससी के कर लेना। यूपीपीएससी में आप जितने भी एई के क्वेश्चंस आते हैं उनको कर लेना। एसएससी जेई के लिए एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर कर लेना, वाईसीटी एई भी कर लेना। और एसएससी जेई मेंस की कर रहे हो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ईएससी ऑब्जेक्टिव और वाईसीटीआई ये कर लेना बस। अल्टीमेटली सिविल इंजीनियरिंग तो सबको करनी ही है। इसके अलावा जो भी सिलेबस में है, आज से ही, नोटिफिकेशन नहीं भी आया होगा सभी एग्ज़ाम का, आज से ही आधे घंटे भी आप दे दोगे कंसिस्टेंटली डेली, तो हो जाएगा सिलेक्शन, बहुत आराम से हो जाएगा। मन नहीं लगता पढ़ाई में, मन इसलिए नहीं लगता, ये पूरा सिलेबस देखते हो, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस, डर जाते हो देख के। ठीक है, आपके पास एक पर्पज़ नहीं होता। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ आप ये मानते हो कि हाँ ईएससी क्लियर करना है, यूपीपीएससी क्लियर करना है। पर्पज़ इतना रखो सिर्फ कि ये मेरा पर्पज़ है, ये जो मुझे टास्क मिला है आज, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पर्पज़ है। यूपीपीएससी भाड़ में जाए, अभी गेट भाड़ में जाए, अभी मेरा पर्पज़ ये है कि ये जो मुझे आज टास्क मिला है इसको मुझे कंप्लीट करना है। मैं नहीं दे रहा हूँ टास्क, अपने आप से ले लो। 1 महीने के टास्क बना लो अपने लिए और बस डेली उन टास्क को कंप्लीट करो। बात ये नहीं कि मैं ही दे रहा हूँ आपको, आप खुद से बना लो टास्क अपने, लेकिन उनको कंप्लीट करो। मन अपने आप लगेगा। मन का ये है कि मन को आप खुद से बोल दोगे ना कि मैं तेरी बात नहीं मानता, खड़े होके पहले एक बार बोलो तो सही मन को। मन के बहकावे में आते रहते हो। अब से कभी ऐसा लगे ना आपको कि जैसे आप पढ़ने बैठे और आपका एकदम से मन करे कि मैं इंस्टाग्राम चला लूँ, यूट्यूब की वीडियोस देख लूँ, तो खड़े होना, शीशे के सामने जाना, शीशे के सामने जो दिखाई देगा ना उसको मन एज्यूम करना, उसको बोलना तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ तो मैं अभी पढ़ूंगा। मैं जब वीडियो देखना चाहूँगा मैं तब वीडियो देखूंगा, अभी मैं नहीं देखना चाहता। तो जितनी कोशिश कर ले, मैं अभी पढ़ के ही रहूँगा। बोलना इतना अच्छा महसूस होगा उस टाइम पे आपको, और आप तुरंत पढ़ने बैठोगे। जिस टाइम पे ऐसे हो ना कि हाँ, अपने आप को ये चैलेंज दो कि मन बोल रहा है ना अभी वीडियो देखने का मज़ा आएगा, अब इसको चैलेंज देके जीतता हूँ। जब वो जीतोगे ना चैलेंज, तब आएगा मोटिवेशन, और मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन से एक्शन नहीं आता, एक्शन से मोटिवेशन आता है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप जीत लोगे ना, 1 घंटा लगातार पढ़ाई कर लोगे। कब? जब आपको नींद आ रही थी, कब? जब आपको वीडियो देखने का मन था, कब? जब आपको बाहर जाना था दोस्तों के साथ, उस टाइम पे आप पढ़ लोगे 1 घंटा। तो वो जो मोटिवेशन आएगा ना, वो आपकी आगे की पढ़ाई को ड्राइव करेगा। डिप्रेशन है, अल्टीमेटली ये सब चीज़ें आपने शुरू क्यों की है? ये पढ़ाई क्यों शुरू करी है? आपने देखा है ना कि अगर जो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया मैं, तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरे परिवार की लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, देश तक की चीज़ें भी होंगी फिर कि हाँ देश के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा। अल्टीमेटली ये डिप्रेशन था इसलिए ही तो आपने स्टार्ट किया, या फिर आपने कुछ ऐसा सोचा होगा कि हाँ ये सब चीज़ें सही हो जाएं, ये सक्सेसफुल हो जाऊँ मैं, इसके अंदर जेई निकल जाए, यूपीपीएससी एई हो जाए, तो फिर ये नहीं होगा। आपको पता है कि अगर जो ये सब चीज़ें हो गई क्लियर, तो ये नहीं होगा।
तो मतलब आपको पता है कि डिप्रेशन को कैसे भगाना है। अभी तो डिप्रेशन है, रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये पता चल चुका है कि अगर ये क्लियर हो गया तो डिप्रेशन हट जाएगा। तो जब आपको पता है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो बोल दो ना डिप्रेशन को, हाँ ठीक है अभी तेरा टाइम है, मेरा टाइम आएगा जब एई मैं निकाल लूँगा, जब मैं आईएएस बन जाऊँगा, जब मैं गेट में रैंक ले आऊँगा टॉप 100 में, जब मैं एसएससी जेई मेंस निकाल लूँगा। है तेरा टाइम, कोई बात नहीं, मेरा टाइम भी आ जाएगा, क्या हो गया, रहने दो उसको टाइम को। लेकिन जब आपका टाइम आएगा फिर ये कभी नहीं रहेगा, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टाइम आने लग रहा है? एक ग्राफ होता है, अगर आपको ग्राफ में दिख रहा है कि हाँ मैं उस साइड जा रहा हूँ, आपको यहाँ पहुँचना है, अगर आप इस तरह से जा रहे हो तो डिप्रेशन और बढ़ेगा। लेकिन अगर जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं उस साइड जा रहा हूँ, ऊपर उस जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? ये टास्क कंप्लीट करोगे, टास्क कंप्लीट होगा तो सिलेबस का कुछ पार्ट पूरा हुआ ना। ये समझो कि अगर जो इस गोले को आपने पूरा भर लिया, इस पूरे गोले का सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से मानो, अगर आपने टास्क कंप्लीट कर लिया तो पहला दिन कंप्लीट हो गया, इसको सिलेक्शन मानो। डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा कम होगा कि हाँ कुछ तो किया, दूसरा दिन किया, डिप्रेशन थोड़ा और कम। इस तरह से डिप्रेशन जाएगा, डिप्रेशन भी आपके एक्शन से जाएगा। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो डेली, आपकी अभी मेंटल स्टेट इतनी है नेगेटिव मान लो, और आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो डेली डिप्रेशन बढ़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत गलत हो आप जितना एक्शन नहीं लोगे आप उल्टा और डिप्रेशन में जाओगे, और वो ऐसी स्टेट आ जाएगी फिर उससे बाहर भी नहीं निकल पाओगे। आप एक स्टैंडर्ड सेट करो अभी कि मैं इस स्टेज में हूँ, भले ही मैं अभी नेगेटिव में हूँ, लेकिन मैं इस टाइम पे अपनी मेहनत से पॉजिटिव में आऊँगा। हाँ हूँ, मैं बहुत इस टाइम पे बहुत नेगेटिव में जा चुका हूँ, सारे लोग छोड़ चुके हैं मुझे, पता नहीं क्या क्या बुरी चीज़ें हैं मेरे साथ अभी, लेकिन ये मेरा स्टैंडर्ड सेट है इस टाइम पे, इससे नीचे तो नहीं गिरूँगा, मेहनत करूँगा, इससे ऊपर उठूँगा। ऐसे दूर होगा डिप्रेशन। लक खराब है, लक खराब है। आप फॉर्म्स भरो बहुत सारे, सभी एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स भरो। आपने 10 एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे, अगर आप 10 के 10 में फ़ेल हो गए ना, तो लक की कमी नहीं है, आपकी मेहनत में थोड़ी कमी है या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स में कमी है। अल्टीमेटली आपकी स्किल्स में कमी कमी है, आपकी नॉलेज में कमी है। लक खराब मतलब आपने एक फॉर्म भरा, आपने बहुत मेहनत करी, उसमें नहीं हुआ, इसमें मान सकते हैं लक खराब। 10 एग्ज़ाम दिए आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 में फ़ेल हो गए, मतलब लक की कमी नहीं है। लक की कमी मतलब किसी दिन आपका दिमाग किसी दिन आपका दिन खराब था, किसी दिन आपका थोड़ी मेंटल स्टेट उतनी अच्छी नहीं थी, थोड़े दिन आप बीमार थे, जो भी था, एक खराब हो गया पेपर, दो खराब हो गया, तीन खराब हो गए, क्या 10 के 10 खराब हो जाएंगे लक की वजह से? नहीं, लक खराब नहीं है। लक एक फॉर्म भरो ना बहुत सारे, क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़े हो कि नहीं मुझे तो आईएएस 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 ही बनना है? मैं पता है ना मुझे, आईएएस और गेट के चक्कर में शुरू के 2-3 साल ख़राब कर दिए थे। एसएससी जेई क्यों बनूंगा मैं? एसएससी जेई में जेई क्यों बन के क्या कर लूँगा? इस टाइम पे मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी सीपीडब्ल्यूडी जेई की वजह से आई है। बाकी सब एग्ज़ाम दे रहा हूँ, निकल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली स्टेबिलिटी इसने दी है। अगर आप ये सोचते हो कि आप मान लो 2016 या 2017 2018 के पास आउट हो, अब 2023 आ चुका है, अब आप सोच रहे हो कि अब इतने साल बाद मैं जेई बनूंगा तो क्या औकात रह जाएगी मेरी, क्या मुंह कैसे दिखाऊंगा सबको मैं? अल्टीमेटली ये देखो अभी आप जेई भी नहीं बने हो। अगर आप 2024 में 2025 तक भी जेई नहीं बने, ये समझो, इस तरह से समझो इस चीज़ को कि आप मान लो 2017 में पास आउट किया आपने, ठीक है, आप एक सपना लेके चले थे कि आपको जेई बनना था, ठीक है, या ईएससी निकालना था, जो भी था। अब 2023 आ गया, अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, आपका सोसाइटी, अगर आप 2023 में जेई बनोगे या 2024 में जेई बनोगे तो क्या आप मुंह दिखाओगे कि इतने साल में अभी जेई बन पाया? अल्टीमेटली ये चीज़ है कि आप जेई बन गए तो ये सब पाप धुल जाएंगे, जेई भी बन गए तो पाप धुल जाएंगे, इसके बाद आप ए बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप ये सोच रहे हो अगर कि 2017 से अब तक मैं जेई नहीं बन पाया, अब तो मुझे ए ही बनना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो जेई कंपनसेट नहीं कर पाएगा। आप 2025 तक ए भी नहीं बन पाए, उससे अच्छा यह है 2024 में जेई बन जाओ, उसके अच्छा 10 साल बाद ए बन जाना। अल्टीमेटली ये चीज़ होती है। आप इस गैप को छुपाने के लिए आप सोचते हो कि जेई से स्टार्ट किया था लेकिन गैप इतना हो गया, अब तो मैं छोटी चीज़ नहीं सोच सकता, अब तो मुझे आईएएस ही बनना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको दिखा सकता हूँ गैप को कि मैं तो आईएएस बनने के लिए इतना गैप लिया। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, जेई तो बन जाओ। 2024 में जेई बनना ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू आप अगले 10 साल और आईएएस भी ना बन पाओ, आप ए भी ना बन पाओ। अगर आप नहीं बन पाए हो तो वो जीरो है, भले ही आप अभी जेई बन जाओ, अगले साल तक जेई बन जाओ, वो भी बहुत अच्छी बात है।
अलग अलग एग्ज़ाम की एक साथ प्रिपरेशन बता दिया है। अल्टीमेटली टेक्निकल सेम रहेगा। जो भी आपको एग्ज़ाम के अलावा आपका सिलेबस है उसको आधा आधा घंटा भी दे दोगे तो आप जो टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना उससे भी आगे निकल सकते हो। अगर सिलेबस में डाइवर्सिटी है, सिलेबस में जीके भी पूछा गया है, सिलेबस में हिंदी भी पूछा गया है, सिलेबस में इंग्लिश भी पूछा गया है, तो इसमें आप अगर आपका टेक्निकल कमज़ोर है, अभी टेक्निकल पे तो वर्क करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली टेक्निकल से ही सिलेक्शन होने वाला है, तो टेक्निकल पे वर्क करोगे। लेकिन अल्टीमेटली जीके, हिंदी, इंग्लिश इन सब में भी एवरेज कर लिया तो एक वो बच्चा जो शुरू से टेक्निकल की तैयारी कर रहा है उससे भी आप आगे निकल सकते हो इन सब में एवरेज करके। और इन सब में एवरेज करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करने हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल में करने हैं। इनके अंदर आधा एक घंटा भी आप डेली दे दोगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। करके देख लो इस चीज़ को। अभी जिस जिस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन नहीं आए हुए हैं ना, तो नोटिफिकेशन की वेट मत करो। सबसे पूछते हुए मत भागो कि यूपीपीएससी यही कब आएगा या फिर ये एग्ज़ाम कब आएगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर इतने आप सोचते हो कि मुझे इसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो पढ़ो ना उसके लिए। अब तक ये नोटिफिकेशन क्यों वेट कर रहे हो? नॉलेज ही तो गेन हो जाएगी, कुछ नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, मेरी थ्योरी वीक है, मेरे न्यूमेरिकल भाई सब करना पड़ेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी काम नहीं चलेगा, फैक्ट्स भी रटने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हो कि मेरे तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है बस मुझे फैक्ट्स याद नहीं होते, फैक्ट्स याद होते किसी को नहीं होते, याद करने पड़ते हैं। मैं भी फैक्ट्स भूल जाता हूँ बहुत ज़्यादा। याद करने पड़ते हैं, बार बार याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं, टेबल्स बनानी पड़ती हैं, खुद से उनके शॉर्ट ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं, कैसे याद करें, लिखना पड़ता है बार बार, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। सिलेक्शन ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही नहीं मिल रही, मेहनत करनी पड़ती है। मेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, मेरा एनवायरनमेंट ख़राब है, ये सब अल्टीमेटली ये सोचो कि सिलेक्शन हो गया तो ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। अभी आपका सिलेक्शन नहीं है, ये सब चीज़ें परसिस्टेंट हैं, ये सब चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। तो अल्टीमेटली आप अभी तो कुछ नहीं कर सकते ना इसके अंदर। तो सिलेक्शन लेके जब चीज़ें सही हो सकती हैं तो उस साइड भागो ना, सिलेक्शन की तरफ भागो। सिलेक्शन हो जाएगा तो घर वाले भी सही हो जाएंगे, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। अल्टीमेटली देखो अभी कुछ कर पा रहे हो क्या उन घर की दिक्कतों में, उन एनवायरनमेंट को सही करने के लिए कुछ कर पा रहे हो क्या? अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एक सॉल्यूशन आपके सामने है, पढ़ाई कर लो। सिलेक्शन हो जाएगा तो चीज़ें सही होने के बहुत चांसेस हैं। एक नंबर से रह गया, ये सब सिली मिस्टेक, ये सब जो है एक्सक्यूजेज हैं। एक नंबर से रह गया, 10 नंबर से, मेरिट से आगे पहुँचो ना, 10 नंबर मेरिट से आगे पहुँचो, 20 नंबर टॉप रैंकर्स में आओ। कैसे आओगे? डेली पढ़ाई करके आओगे। ठीक है, तो ये सब मेरी तरफ से आपका एक एक मैसेज किया। लेक्चर ही हो गया काफ़ी लंबा, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आज ज़रूरत महसूस हुई कि मैं आप लोगों के साथ ये बात करूं, क्योंकि काफ़ी लोग भटक गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अल्टीमेटली पढ़ाई ही सॉल्यूशन है। आप 10 तरह के सॉल्यूशन ढूंढ लो, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को दूर करना चाहते हो, पढ़ाई ही सॉल्यूशन है। और आप खुद को बहकाओ मत। एक तो ये हुआ कि कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, और दूसरा ये हुआ कि पढ़ तो रहा है लेकिन डिसऑनेस्ट है अपने आप से। वो अकाउंटेबल है ही नहीं अपने आप से, वो अकाउंट रखता ही नहीं चीज़ों का कि वो क्या पढ़ रहा है। तो इससे अच्छा तो वो है जो पढ़ ही नहीं रहा है, कम से कम एंजॉय तो कर रहा है। लाइफ दोनों की ख़राब होनी है। ठीक है, तो पढ़ो, कंसिस्टेंट होके पढ़ो, इफ़ेक्टिव पढ़ो, तब चीज़ें हो जाएंगी सही। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना टास्क कंप्लीट कर लेना डे 5 का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।